बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 2024 के लिए चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए सांसदों के साथ इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं और स्थानीय मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाने के लिए कह रहे हैं। बुधवार को पीएम मोदी ने काशी, गोरखपुर, अवध क्षेत्र के एनडीए सांसदों के साथ मीटिंग की। इस दौरान मोदी ने कहा कि गरीब ही सबसे बड़ी जाति है। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि सांसद अपने क्षेत्रों में अपने काम का प्रचार करें, अपने नए कामों के बारे में लोगों को जागरूक करें। फिलहाल एनडीए सांसदों की बैठक में प्रधानमंत्री का ये संदेश है और ये बैठक अलग अलग जोन्स को बाइफरकेट करते हुए इस वक्त प्रधानमंत्री कर रहे हैं, फोकस करने के लिए, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है। देखिए, ये भी कहा गया कि कॉल सेंटर्स की स्थापना की जाए और जो बीजेपी, जो केंद्र सरकार अभी तक काम कर चुकी है, लोगों तक उस काम को पहुंचाया जाए, उसका प्रचार किया जाए और गरीब जनता तक अपनी पहुंच को सांसद बढ़ाएं, क्योंकि गरीब ही सबसे बड़ी जाति है। इसका प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। उनके लिए काम करने पर ही वोट मिलेंगे, यह भी प्रधानमंत्री ने कहा है। बाकी किसी मुद्दे के आधार पर जनता आपको वोट नहीं देगी, जिसमें प्रधानमंत्री ने कुछ मुद्दों का भी जिक्र किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 31 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा के बीजेपी और जो एनडीए के सांसद थे उनकी बैठक की अध्यक्षता की थी और इस दौरान उन्होंने सभी सांसदों से जनता के बीच जाने और सरकार के कामों के बारे में बताने के लिए कहा था। देखिए, प्रधानमंत्री एक रणनीति के साथ हमेशा चलते हैं और वो ये कहते हैं कि जो काम किया है वो काम जनता तक पहुंचना चाहिए और इसीलिए जब संगठन स्तर पर चुनावी तैयारियों का जिक्र प्रधानमंत्री का होता है तो उसमें डोर टू डोर कैंपेनिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है, यानी दरवाजे तक सरकार द्वारा किए गए कार्यों को लोगों तक पहुंचाना। और यही संदेश प्रधानमंत्री की तरफ से सांसदों के साथ की जा रही बैठक में दिया जा रहा है, ताकि 2024 के लिए अभी से तैयारी सांसद कर ले, क्योंकि गरीब सबसे बड़ी जाति है। इसका जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि आप तमाम मुद्दे उठाइए, लेकिन जब तक आप गरीब के लिए कोई काम नहीं करेंगे, जब तक आप उसका जीवन बेहतर नहीं करेंगे, वो आपको वोट नहीं देगा। प्रधानमंत्री ने देखिए क्या कहा, अपने नए कामों के बारे में लोगों को जागरूक करें, कॉल सेंटर्स की स्थापना कर अपने कामों का प्रचार करें, गरीब जनता तक अपनी पहुंच को बढ़ाएं। गरीब ही सबसे बड़ी जाति है, यह कहा प्रधानमंत्री ने। उनके लिए काम करने पर ही वोट मिलेंगे, बाकी किसी मुद्दे के आधार पर जनता आपको वोट नहीं देगी। और एक और बैठक इस वक्त प्रधानमंत्री देखिए कर रहे हैं, वो बैठक भी चल रही है जिसमें तमाम वरिष्ठ नेता इस वक्त बीजेपी के मौजूद हैं, एनडीए के मौजूद हैं और 2024 को लेकर एक बार फिर से रणनीति उसमें तैयार हो रही है। सदन में हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित, राज्यसभा की कार्यवाही जारी, लेकिन 1-on-1। और ये देखिए उस वक्त की तस्वीर है चिराग पासवान से मिलते हुए, ये 31 तारीख की तस्वीर, जब सांसदों के साथ बातचीत करते हुए, चर्चा करते हुए संदेश प्रधानमंत्री दे रहे थे और किस तरीके से आगे बढ़ा जाए उस रणनीति पर चर्चा की जा रही थी। देखिए, राजनीति में एक बात कही जाती है कि जाति है कि जाति नहीं, और जब भी हमने देखा है जितनी भी जगह चुनाव होते हैं तो हमेशा जाति आधारित स्ट्रैटेजी तैयार होती है, क्योंकि वो एक बड़ा वोट बैंक होता है। लेकिन इस बार जब प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया है कि गरीब ही सबसे बड़ी जाति है, तो उसके बाद चर्चा इस बात पर भी होने लगी है कि जो जातिगत राजनीति होती थी, क्या उस पर दी एंड लगाने की प्रधानमंत्री की एक कोशिश है। जो जातिगत राजनीति होती थी उस पर प्रधानमंत्री का यह प्रहार है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में, अपने मंत्र में यह साफ कर दिया कि जब तक आप गरीबों के लिए काम नहीं करेंगे तब तक वो आपको वोट नहीं देंगे। यानी कि सांसदों को ये डेडिकेटेड काम दे दिया गया है कि अपने अपने संसदीय क्षेत्र में जो सरकार ने काम किए हैं वो जनता तक पहुंचाए जाए। नए काम शुरू करने से बेहतर है कि जो योजनाएं अभी चलाई जा रही हैं उनका फायदा उन गरीब
गरीबों तक पहुंचाया जाए ताकि उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके और गरीबी से वो लड़ सके, उनकी गरीबी खत्म हो सके। देखिए, इससे पहले भारत की तरफ से जो बड़ा अचीवमेंट था वो अचीवमेंट यही था कि गरीबी को लेकर हम बहुत आगे बढ़े थे, यानी कि हमने उसमें एक माइलस्टोन अचीव किया था। जो गरीबी का अभिशाप है उससे भारत निकलता हुआ नजर आया था। और अब प्रधानमंत्री ने इस बैठक में अपने संदेश में उन गरीबों का ही जिक्र किया, ये कहते हुए कि गरीब ही सबसे बड़ी जाति है। जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी उसमें पिछले जो 5 साल बीते हैं उसमें लगभग 13.5 करोड़ नागरिक गरीबी से मुक्त हो गए हैं। और उसी को लेकर प्रधानमंत्री ने यह कहा कि गरीब ही सबसे बड़ी जाति है और उनके लिए आपको काम करना होगा। देखिए, आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं अब 2024 के मद्देनजर किस तरीके से सरकार या बीजेपी आगे बढ़ती हुई एनडीए नजर आ रही है और विपक्ष के पास उसका तोड़ क्या है। आलोक वत्स इस वक्त बीजेपी लीडर हमारे साथ मौजूद है। आलोक जी, स्वागत करती हूं आपका। नाजिया इलाही खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। नाजिया जी, स्वागत एक बार फिर से आपका। रत्नाकर सिंह कांग्रेस के लीडर हैं, इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। रत्नाकर जी, आपका भी स्वागत करती हूं इस वक्त में। और आलोक वत्स, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए मैं चाहती हूं, गरीब ही सबसे बड़ी जाति है, प्रधानमंत्री ने जो एनडीए सांसदों को मंत्र दिया, जो संदेश दिया, जरा एक बार इसको डिकोड कर दीजिए कि इसके माने क्या है और प्रधानमंत्री क्या बात अपने सांसदों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यही तो सच्चाई है, यही जमीनी हकीकत है, यही सार्वभौमिकता है कि जो लोग जाति और धर्म इन चीजों की बातें करते हैं, असली मूल में है गरीबी। और भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम में लगी हुई है। उसी कड़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना, उसी कड़ी में शौचालय योजना, उसी कड़ी में राशन वितरण, उसी कड़ी में स्वास्थ्य सेवाएं, ये सारी जन कल्याणकारी कार्य जनता के उत्थान के, गरीबी के उत्थान के लिए है, गरीबों को दायरे से बाहर निकालने के लिए ये मूल मंत्र है। और जो इस काम को करेगा वही इस देश पर राज करेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। मतलब थोड़ा सा और इसको अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में चली जाऊं तो आलोक वत्स से कहने का मतलब है कि जो सांसद हैं वो अपने संसदीय क्षेत्र में, क्योंकि 2024 चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले उनका रिपोर्ट कार्ड इसी आधार पर होगा कि उन्होंने गरीबों के लिए कितना काम किया, उन्होंने सरकार की जो योजनाएं हैं वो लोगों तक किस हद तक पहुंचाई, सरकार के कामों का कितना प्रचार किया। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, उनको हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं से समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति को क्या लाभ मिला है, ये उनको जाकर घर घर बताने की जरूरत है, पहुंचाने की जरूरत है। और जिस किसी ने भी इस तरीके का कार्य अपने क्षेत्र में किया है उसका किला अभेद होगा, उसको कोई माई का लाल इस धरती पर नहीं हरा सकता है, चाहे वो कोई कवायद करे। जो जनता से जुड़ा है, जनता भी उससे जुड़ी रहेगी। ठीक है, रत्नाकर सिंह जी, ठीक है सर, एक कांग्रेस से रिएक्शन लेने के लिए, क्योंकि रत्नाकर सिंह जी, अब क्या ये माना जाए कि जो अभी तक हमने देखा कि जातिगत राजनीति होती है, ये देखा जाता है कि भाई फलाना जगह कौन सी जाति मजबूत है, कौन सा हमारा वोट बैंक है, उसके हिसाब से आपका चेहरा होगा, उसके हिसाब से आगे की रणनीति आपकी होगी। क्या एनडीए एक लंबी लकीर खींचने की कोशिश करते हुए इस मामले में, कांग्रेस का इस पर क्या रिएक्शन? क्या एनडीए ये चाहती है कि अब बात गरीब की हो ताकि वो गरीबी रेखा से ऊपर उठ सके और उसका जीवन यापन बेहतर हो सके? जब चुनाव का वक्त आता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गरीबों की याद, आपको याद होगा कि 2014 में जब चुनाव आया था तो नरेंद्र मोदी जी ने उस समय कहा था कि हम गरीबों को, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में यात्रा करेंगे। लेकिन विडंबना ये है कि हवाई चप्पल वालों की हवाई चप्पल भी छीन गई और उनके गरीबों का निवाला भी छीनने का यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। और दूध और दही पे टैक्स लगा करके उनका निवाला छीनने का प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। आज ये पूंजीवादी सरकार है,
इस सरकार में अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। मैं बता दूं आपको कि आज प्रति व्यक्ति आय जो है हमारे देश की पूरे विश्व में 128वें स्थान पे चला गया है। ये साफ दर्शाता है कि अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। ये गड्ढा, ये जो गड्ढा है ये क्या 2014 से ही खोदना शुरू किया गया? बीते 75 सालों में गरीबी हटाने के लिए और गरीबों के लिए कांग्रेस ने क्या कोई काम नहीं किया? और अगर थोड़ा बहुत भी किया है तो जो गरीबी जिस स्टेटस में अभी हम हैं गरीबों को लेकर वो नहीं होता, क्योंकि 75 साल का योगदान और उसमें 2014 के बाद से अब तक का योगदान, अगर आप इसका रेशो सामने रखेंगे तो। पूर्णिमा जी देखिए, मैं आपको एक आंकड़ा दे देता हूं। यूपीए शासन काल में 10 सालों में हमने गरीबी रेखा के ऊपर 27 करोड़ भारतवासियों को लाने का काम किया। लेकिन आज ये जो कह रहे हैं कि 13 करोड़, अब उस आंकड़े पे मुझे तो यही मेरे पास जो आंकड़ा है उसमें 6 करोड़ 9 साल के दौरान 6 नहीं, नीति आयोग की रिपोर्ट में लिखा है, नीति आयोग की रिपोर्ट में है 5 सालों के 13.5 करोड़ सर। नीति जी हमें तो यही है कि आज परिस्थितियां देख लीजिए। आज इन्होंने गरीबों को अगर आत्मनिर्भर किया होता पूर्णिमा जी, तो आज 80 करोड़ देशवासियों को राशन बांटने का काम नहीं किया गया होता। आज गरीब पूछ रहा है कि हमारे नहीं तो राशन देना गुनाह हो गया क्या रत्नाकर सिंह जी? किसी को भोजन देना गुनाह हो गया क्या? गरीबों तक राशन पहुंचाना, खास तौर से रत्नाकर जी पैंडेमिक, सुनिए रत्नाकर जी, पैंडेमिक में हमने देखा लोगों के लिए खाने के लिए चीजें नहीं थी। ये जो राशन योजना है ये सिर्फ उस पैंडेमिक के वक्त की नहीं है। हाँ, इसको उस वक्त ज्यादा बड़े लेवल पे ले जाया गया ताकि लोगों तक राशन, गरीबों तक पहुंच सके, मजदूरों तक पहुंच सके, इसकी एक कोशिश की गई। तो उसमें तो कोई समस्या नहीं है किसी को अन्न देना। पूर्णिमा जी, ये जो राशन जो बांटने का काम किया गया, 80 करोड़ जनता को राशन जो देने का काम किया गया है, क्यों नहीं देशवासियों को आत्मनिर्भर बनाया गया जिससे कोई इस तरह की नौबत नहीं आती? आज गरीब जो है महंगाई से जूझ रहा है। आज गरीब के घर में सब्जियां उनके थाली से गायब हो चुकी हैं। आज महंगाई चरम पर है और अगर रोजगार दिए होते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो देश में इस तरह के हालात नहीं पैदा होते। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इनकी ही शासनकाल में है। तो आप सोच लीजिए, सिर्फ ये दिखावा और बात तो अच्छी कर लेते हैं, गरीबी की बात कर लेंगे, भ्रष्टाचार पे बात कर लेंगे, सारी चीजों पे बात कर लेंगे, लेकिन जब इंप्लीमेंट करने की बारी आती है तो उससे कोसों दूर रहते हैं। इनको चिंता सिर्फ आलोक बत्सी जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। उसके बाद मैं नेमतुल्लाह साहब के पास भी जाऊंगी और नाजिया मैं आपके पास भी आती हूँ। जल्दी से सर इसका जवाब। देखिए, ये जो बातें कह रहे हैं उसमें कहीं भी सकारात्मक कोई बात नहीं है, सिर्फ राजनीति की बात हो रही है। आज देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी व्यवस्था में आकर खड़ी हो गई है, ऐसे ही खड़ी हो गई है, बगैर कुछ किए खड़ी हो गई है। बता दीजिए, और अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की होड़ में है, ऐसे ही हो जाएगी बगैर कुछ किए हुए। और जो राशन देने की बात आपको चुभ रही है, जिनकी कमर टूट गई थी कोरोना में, जिनके ऊपर कर्जे लग गए थे गरीबों के, उनको संबल देने का काम किया जा रहा है। ठीक है, धन जुटाना पड़ रहा है करने के। नाजिया इलाही खान, आप थोड़ी देर पहले मुस्कुरा रही थी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुस्कुराने की वजह क्या थी? जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे या जो बीजेपी अपने विजन को सामने रख रही है? तो मुसलमान समुदाय से आती हूँ, मुस्लिम कम्युनिटी से आती हूँ, एंड आई वाज द काउंसिल फॉर ट्रिपल तलाक इनसाइड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये गरीबों की बात कर रहे हैं, पसमानदा मुसलमानों को कांग्रेस की सरकार ने जितना कुचला है, जितना एड़ियों के नीचे दबाया है, महिलाओं की आवाज कभी भी ऊपर नहीं आने दी है। इसके बाद इसके लिए तो कांग्रेस, अरे चुप हो जाइए, बोलने दीजिए। आप बोल रहे थे तो मैं कुछ बोल रही थी। मुसलमानों का कर्नाटक में 4% रिजर्वेशन खत्म करने का काम किसने किया? किसने पसमानदा मुसलमानों को दबाया, कुचला? आप यहाँ पे अपनी बात रखने दीजिए। रत्नाकर जी एक सेकंड, आपको काफी समय मिला। रत्नाकर जी आपने भरपूर समय लिया, रुक जाइए अब। रत्नाकर जी एक सेकंड प्लीज, आपको पूरा समय मिला था। नाजिया अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, कभी भी जितने भी बैठते हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, कभी महिलाओं को सम्मान नहीं देते हैं। मैं अपनी बात ना रखूं, आप गलत तथ्य रख रही है ना। पसमानदा मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म। सर, तथ्यों पर तो आपने बीते 75 सालों की भी बात नहीं की। आप कांग्रेस पे लगा रही है। आप मैंने तो सिखाएंगे, मैं
नहीं, तथ्यों पर तो आपने 75 सालों की भी बात नहीं की, इसलिए कौन कितना तथ्यों पर बात करता है इस पर नहीं जाते। मैंने तो सीधे पूछा कि बीते 75 सालों में आपने क्या किया। आप मेरे को 2014 से लेखा जोखा बताने लगे कि जैसे उससे पहले आपकी जिम्मेदारी थी नहीं कि गरीबी को खत्म करना है, गरीबों के लिए काम करना है। और तो और छोड़िए नीति आयोग के अभी के आंकड़ों पर आपको भरोसा नहीं है। आपको बता दूं, देखिए समय कम था, इसीलिए इस चर्चा को यहीं समाप्त करना होगा। नाजिया जी शुक्रिया, और माफी चाहूंगी और रिएक्शन इस पर नहीं ले पाई। रत्नाकर जी आपका भी शुक्रिया, और नेमतुल्लाह साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और बीजेपी के प्रवक्ता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आलोक वत्स जी।